तो आज हम देखते हैं टुपल रिलेशनल कैलकुलस। पिछली क्लास में हमने रिलेशनल कैलकुलस का पहला पार्ट देखा था, टुपल रिलेशनल कैलकुलस। आज हम देखेंगे उसका सेकंड पार्ट, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। क्लियर है? सो इन डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, तो टुपल में पहले तो हमने क्या किया था कि टुपल में हमने पहले तो हमने टी रखा था सच दैट प्रेडिकेट पीटी इज ट्रू। ठीक है, ये था हमारा टुपल रिलेशनल कैलकुलस। अब टुपल रिलेशन कैलकुलस में हम क्या कर रहे थे, टुपल वेरिएबल्स में काम कर रहे थे, टी में काम कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, डोमेन रिलेशन कैलकुलस कर रहे हैं, तो डोमेन रिलेशन कैलकुलस में हम क्या करेंगे, डोमेन वेरिएबल्स में काम करेंगे। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ रिलेशन कैलकुलस कॉल्ड डोमेन रिलेशन कैलकुलस यूजेस डोमेन वेरिएबल्स। अब डोमेन वेरिएबल्स मतलब हर एट्रीब्यूट का अलग अलग डोमेन होता है, तो हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट के वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। क्लियर है? दैट टेक ऑन वैल्यूज फ्रॉम एट्रीब्यूट डोमेन। ठीक है, तो एट्रीब्यूट के जो डोमेन होंगे तो एट्रीब्यूट के ही हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे रादर देन इंटायर ट्यूपल। तो ट्यूपल रिलेशन में हम क्या करते हैं, पूरी ट्यूपल का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे टी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डोमेन्स क्रिएट करेंगे, मतलब जितने भी एट्रीब्यूट हमें प्रोजेक्ट करने उतने हमें ट्यूपल डोमेन वेरिएबल्स चाहिए रहेंगे। क्लियर है? सो डोमेन रिलेशन कैलकुलस हाउएवर इज क्लोजली रिलेटेड टू ट्यूपल रिलेशन कैलकुलस। तो जैसे ट्यूपल रिलेशन कैलकुलस से हमने क्या किया था, प्रेडिकेट पढ़ा था कि प्रेडिकेट में एक फॉर्मूला होता है, एंड वाला भी फॉर्मूला होता है, और वाला भी फॉर्मूला होता है, और कुछ एग्जिस्टेंशियल क्वालिफायर और यूनिवर्सल क्वांटिफायर देखे थे। तो यहाँ पे भी वो सारे के सारे रूल्स यहाँ पे भी अप्लाइड। क्लियर है? तो अब डोमेन रिलेशन कैलकुलस सर्व्स एज द थ्योरेटिकल बेसिस फॉर क्यूबी लैंग्वेज। तो क्यूबी स्टैंड्स फॉर क्वेरी बाय एग्जांपल। ठीक है, तो क्यूबी लैंग्वेज जो एग्जीक्यूट करी जाती है उसमें क्या होता है, डोमेन रिलेशन कैलकुलस का जो है आपका सिंटैक्स रहता है पूरा। क्लियर है? वेयरएज रिलेशनल अलजेब्रा सर्व्स एज द बेसिस फॉर एसक्यूएल लैंग्वेज। मतलब जो हम रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ रहे थे, जो हम अलजेब्रा में हम पूरे प्रोसीजरल कर रहे थे, वो एसक्यूएल के लिए बेसिस बना। हालांकि एसक्यूएल जो है वो क्या है, नॉन प्रोसीजरल है, वेयरएज अलजेब्रा जो है वो प्रोसीजरल है। क्लियर है? लेकिन अलजेब्रा जो है एसक्यूएल के लिए एक बेसिस बना कि कैसे जॉइंस को एग्जीक्यूट करना है, कैसे आउटर जॉइंस निकालने हैं, कैसे हमें सिलेक्शन करना है, कैसे हमें प्रोजेक्शन करना है। क्लियर है? अब देखते हैं टुपल रिलेशन कैलकुलस का फॉर्मल डेफिनेशन। ठीक है, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ डोमेन रिलेशन कैलकुलस। So an expression in the domain relational calculus is of the form, और फॉर्म में हमने जैसे हमने वहां लिखा था t such that predicate pt is true। तो यहाँ पर हमने यूज किया था टुपल वेरिएबल्स। क्लियर है? अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ टुपल वेरिएबल्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डोमेन वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, x1 x2 अप टू xn जितने भी एट्रीब्यूट हमें क्या करना चाहिए, such that predicate on this domain variables is true। मतलब ये जो डोमेन वेरिएबल्स हैं इनमें जो प्रेडिकेट लगा है वो प्रेडिकेट मेरा क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। क्लियर है? सो पी फॉर अ फॉर्मूला और प्रेडिकेट। ठीक है, जैसे हम टुपल रिलेशन कैलकुलस में यूज कर रहे थे। अब पहले तो उसकी पूरी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सो इन डोमेन रिलेशन कैलकुलस एन एटम इन द डोमेन रिलेशन कैलकुलस हैज वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। और फॉर्म्स में क्या है कि x1 x2 अप टू xn बिलोंग्स फ्रॉम R। जैसे वहां हम लिख रहे थे टुपल में t बिलोंग्स फ्रॉम R, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल डोमेन वेरिएबल्स को ले रहे हैं और दैट पर्टिकुलर डोमेन वेरिएबल्स बिलोंग फ्रॉम रिलेशन R। क्लियर है? फिर सेकंड हमने देखा था x थीटा y। तो हम क्या कर रहे थे, दो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स के, वहां पे हमने लिखा था t ऑफ x दैट इज इक्वल टू t ऑफ y या s ऑफ y। ठीक है, तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, अलग अलग टुपल वेरिएबल्स यूज कर रहे थे, t एंड x, और x एंड y जो थे वो क्या थे, एट्रीब्यूट थे। यहाँ पे तो हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट वेरिएबल्स को ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डोमेन वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उन डोमेन वेरिएबल्स को हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। सो x थीटा y, थीटा इज द कंडीशन ऑपरेटर। क्लियर है? तो कंडीशन ऑपरेटर यहाँ पर, फिर यहाँ पर जो है नॉट इक्वल टू आएगा। ठीक है, सो लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड नॉट इक्वल्स टू, सॉरी ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। क्लियर है? ये सारे हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं किसमें, डोमेन रिलेशन कैलकुलस में। और तीसरा जो है वो है x थीटा c। तो जैसे हमने वहां पे लिखा था t ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट c। ठीक है, तो x मेरा उस समय क्या हो रहा था कि एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ले रहा था और उस पर्टिकुलर टुपल के उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को मैं क्या कर रहा था, कांस्टेंट से मैं क्या कर रहा था, इक्वेट कर रहा था, टेस्ट कर रहा था कि वो पर्टिकुलर वो वैल्यू है कि नहीं है।
यहाँ हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x इज इक्वल टू सी, क्योंकि यहाँ पे हमें डोमेन वेरिएबल्स क्रिएटेड है, हर एट्रीब्यूट के हमें क्या करें, यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर है? फिर है एन एटम इज एन फॉर्मूला, तो जैसा हमने टुपल में ही पढ़ा था कि एटम इज एन फॉर्मूला इफ P1 इज ए फॉर्मूला सो आर दी नॉट ऑफ P एंड P, और P1 P2 और फॉर्मूला है तो उसका और एंड और इम्प्लाइज ये भी फॉर्मूला होगा। ठीक है, एंड इफ प्रेडिकेट P1 ऑफ x इज एन फॉर्मूला इन x डोमेन वेरिएबल देन देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल, ये दो पर्टिकुलर क्वांटिफायर हैं। तो अगर मैं x में देयर एग्जिस्ट या फॉर ऑल कर रहा हूं तो दिस आर दी बाउंडेड वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, और जिसमें मेरा देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल नहीं लगा है, दीज आर दी फ्री वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब देखिए शॉर्ट हैंड नोटेशन जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं देयर एग्जिस्ट ABC सच दैट प्रेडिकेट ऑन ABC, ठीक है, इज ट्रू। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट A, देयर एग्जिस्ट B, देयर एग्जिस्ट C ऑन प्रेडिकेट P ऑफ ABC। तो ये दोनों का मतलब क्या है, ये दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, या तो मैं क्या करूं, एक ही सच दैट पे मैं क्या करूं ABC ले लूं, या तो फिर मैं सभी में सच दैट A, सच दैट B, सच दैट C करते रहूं। क्लियर है, दोनों मेरा सेम है। अब देखते हैं एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल हमने जो पिछली क्लास में 13 एग्जांपल्स देखे थे, यहाँ पे सेम वही एग्जांपल्स फिर से हम रिपीट करेंगे। पहला जो था एग्जांपल इसमें हमारा था कि ब्रांच इज इक्वल टू CSE, तो हमने यहाँ पे लिखा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑल द इंफॉर्मेशन। तो ऑल द इंफॉर्मेशन के लिए हमने क्या किया, रोल नंबर के लिए हमने R बनाया, स्टूडेंट नेम के लिए हमने SN बनाया, सेम के लिए हमने S बनाया, ब्रांच के लिए हमने B बनाया, मार्क्स के लिए हमने M बनाया, और मार्क्स P नंबर के लिए हमने P एट्रीब्यूट क्रिएट किया। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डोमेन वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए। हमें क्या क्या चाहिए, हमें रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, सेम चाहिए, ब्रांच चाहिए, मार्क्स चाहिए, P नंबर चाहिए, सच दैट those roll numbers, name, SAM, branch, marks and P numbers belongs from student, मतलब ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये कहाँ से आ रही हैं, स्टूडेंट से आ रही हैं, एंड उसकी B की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब ब्रांच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, CSE होनी चाहिए। ठीक है, दैट मीन ब्रांच इज इक्वल टू CSE, तो 1, 2 और ये 3 वैल्यू आएगी, ये मेरा आउटपुट आएगा इसमें 1, 2 and 3। क्लियर है, मतलब हमें जो जो एट्रीब्यूट चाहिए वो एट्रीब्यूट हमने पहले लिखा, सच दैट दोस एट्रीब्यूट्स बिलोंग्स फ्रॉम टेबल नेम, विच टेबल नेम, स्टूडेंट, एंड करके हमने कंडीशन लगाई। किसमें कंडीशन लगाई, एक डोमेन वेरिएबल में कंडीशन लगाई कि ब्रांच इज इक्वल टू CSE। ठीक है, तो ये क्या करेगा, CSE ब्रांच वाली जितनी भी रोस हैं उनको क्या करेगा, निकाल लेगा। सिमिलरली अब हमको क्या चाहिए, अगर सैम इज इक्वल टू 3, मतलब ऑल द इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ऑल द इंफॉर्मेशन के लिए ऑल द वेरिएबल्स लिए, such that all the variables belongs from student and semester is equal to 3। तो semester is equal to 3 में 1, 2 and 3 वैल्यूज आएंगी, ये 3 वैल्यूज मेरी यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि all the information of student whose marks is greater than 50। ठीक है, तो अभी भी हमें ऑल द इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमने सारे वेरिएबल्स लिए, सारे वेरिएबल्स मेरे कहाँ से आ रहे हैं, स्टूडेंट से आ रहे हैं, एंड करे कंडीशन क्या किया, मार्क्स इज ग्रेटर देन 50। तो मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 में 1, 2 and 3 वैल्यूज आएंगी, ये 3 वैल्यू मेरी इसमें आ रही है। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल देखे हमने, तीनों में हमारे क्या किया था, सिंपल कंडीशन थी और एक सिलेक्शन क्राइटेरिया हमने लगाया था। क्लियर, अब देखते हैं हम सिलेक्शन क्राइटेरिया में 2 कंडीशन दे रहे हैं, तो 2 कंडीशन में मैं या तो लॉजिकल कनेक्टिविटी और यूज करूं या तो मैं नॉट यूज करूं। तो अगर मैं और यूज कर रहा हूं, मतलब ऑल द इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे और जिसकी ब्रांच CSE है और सेमेस्टर इज 3, मतलब या तो ब्रांच CSE होना चाहिए या तो सेमेस्टर मेरा क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्लियर है, तो मुझे अभी भी ऑल द इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने ऑल इंफॉर्मेशन के लिए ऑल द डोमेन वेरिएबल्स ले लिए, सच दैट दोस डोमेन वेरिएबल्स बिलोंग्स फ्रॉम स्टूडेंट, एंड करके मैंने लिखा है ब्रांच इक्वल टू CSE और सेम इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो रहा है, एक प्रेडिकेट बन रहा है, उसके साथ मैंने एक और प्रेडिकेट लगाया, तो पूरा का पूरा ये एक पर्टिकुलर एटम बनेगा। ठीक है, मतलब ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है, ये भी एटम है, और साथ में अगर मैं एंड और लगा रहा हूं, सो होल सोल दिस इज आल्सो एन एटॉमिक फॉर्मूला और एटॉमिक प्रेडिकेट। तो वो पूरा प्रेडिकेट जब तक ट्रू नहीं होगा तब तक मेरा आउटपुट नहीं आएगा। क्लियर है, तो अभी यहाँ पे बोल रहा है कि ब्रांच इज इक्वल टू CSE और स्टूडेंट सैम इज इक्वल टू 3।
तो ये टोटल आएगी 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यूज। यही 5 वैल्यूज मेरी क्या हो रही है यहाँ पर आ रही है। क्लियर है। अब सेकंड वाले में देखते हैं, यहाँ पर हमने लगाया एंड, तो यहाँ पे एंड लग रहा है, तो यहाँ पे भी हम सिलेक्शन क्राइटेरिया में अलजेब्रा में एंड लगा रहे थे, यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, एंड लग जाएगा। ठीक है, तो ब्रांच इक्वल्स टू सीएससी एंड सेमेस्टर इक्वल्स टू 3, एक ही वैल्यू आएगी, वही एक वैल्यू मेरी यहाँ पर आ रही है। अगेन मुझे इन्फॉर्मेशन जो डिस्प्ले करनी हो, क्या डिस्प्ले करनी है, ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो मैंने सारे डोमेन वेरिएबल्स लिए सच दैट दोस डोमेन वेरिएबल्स बिलोंग्स फ्रॉम स्टूडेंट एंड, और फिर कंडीशन दे दी ब्रांच इक्वल्स टू सीएससी एंड सेम इक्वल्स टू 3। क्लियर है। अब आ जाते हैं प्रोजेक्शन के ऊपर। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिलेक्शन कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन के लिए हमने देखा कि डिस्प्ले दी नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, तो अब नेम प्रोजेक्ट करना है तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, डोमेन वेरिएबल में मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए, सच दैट देयर एग्जिस्ट रोल नंबर, सेम, ब्रांच, मार्क्स एंड प्रोजेक्ट नंबर्स। और उसके बाद हमने प्रेडिकेट क्या दिया कि दोस रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सेम, ब्रांच, मार्क्स और पी नंबर बिलोंग्स फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, मतलब हमें जो चाहिए वो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है यहाँ पर, जो नहीं चाहिए उसको हमने देयर एग्जिस्ट में लिखा है, और उसको हम लिख रहे हैं कि जो सारी वैल्यूज आ रही हैं वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है हमारी स्टूडेंट रिलेशन से। ठीक है, तो जो चाहिए वो हमने लिखा है यहाँ पर, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए था, तो मैंने एस नेम के लिए एक डोमेन वेरिएबल क्रिएट किया SN। जो नहीं चाहिए तो उसके लिए हमने लिखा RSBMP। ठीक है, ये वैल्यूज हमने आई देयर एग्जिस्ट में, और उसके बाद हमने बताया कि सारी वैल्यूज कहाँ से आ रही है, सारी की सारी वैल्यूज आ रही है स्टूडेंट रिलेशन से। ठीक है, तो मेरे क्या होंगे, ये पर्टिकुलर नेम्स मेरे क्या हो जाएंगे, प्रोजेक्ट हो जाएंगे। तो नेम में क्या आउटपुट आ रहा है, मेरा आउटपुट आ रहा है राम, श्याम, मोहन, गोपाल, रिंकी एंड पिंकी। क्लियर। सेकेंड प्रोजेक्शन देखते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, दो वेरिएबल्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए, नेम भी चाहिए और सेमेस्टर वैल्यू चाहिए ऑल द स्टूडेंट्स का। तो नेम और सेम चाहिए, तो नेम के लिए मैंने SN लगाया, सेम के लिए मैंने S लगाया। अब इन दोनों को छोड़कर बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ लिखेंगे हम, मतलब हमें चाहिए स्टूडेंट नेम और मुझे चाहिए सेम। तो SN और S मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट किया यहाँ पर। अब उसके अलावा मेरे पास क्या है, तो मेरे पास है R, P, M एंड P। So there exist roll number, branch, marks and project numbers। उसके बाद मैंने प्रेडिकेट लगाया कि those roll number, student name, same, branch, marks and project numbers belongs from student। ठीक है, मतलब जो चाहिए वो हमने यहाँ लिखा, जो नहीं चाहिए वो हमने यहाँ लिखा, और हम बता रहे हैं कि सारी वैल्यूज कहाँ से आ रही है, सारी की सारी वैल्यूज आ रही है मेरी स्टूडेंट रिलेशन से। तो ये मेरे क्या क्या आएंगे, मेरे ये दो पर्टिकुलर कॉलम क्या हो जाएंगे, प्रोजेक्ट हो जाएंगे। तो यही मेरा आउटपुट आ रहा है, राम 3, श्याम 5, मोहन 7, गोपाल 5, रिंकी 3, पिंकी 3। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन दोनों अगर हमें यूज करना है तो ठीक है, तो मुझे सिलेक्शन करना है तो मैंने सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया दिया है कि ब्रांच इक्वल्स टू सीएससी होनी चाहिए। प्रोजेक्शन के लिए दिया है मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए। अलजेब्रा में लिख रहे थे तो हम यहाँ पे नेम लिख रहे थे, और सिलेक्शन क्राइटेरिया लिख रहे थे ब्रांच इक्वल्स टू सीएससी। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा SN such that there exist roll number, SAM, branch, marks and project numbers। उसके बाद हमने दिया है कि those roll numbers, student name, SAM, branch, marks and P numbers belongs from student and branch is equals to CSE। मतलब इस ब्रांच की वैल्यू क्या निकाली हमने, CSE। तो उसका मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो मुझे मिलेगा राम, श्याम एंड मोहन। यही आपको आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे, राम, श्याम एंड मोहन। क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने क्या किया है, पहले हमने सिलेक्शन किया, उसके बाद हमने प्रोजेक्शन किया था। ये अलजेब्रा का था, क्योंकि अलजेब्रा में हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है कि हम पहले क्या करें उसके बाद क्या करें। लेकिन DRC क्या है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो हमने क्या चाहिए हमने यहाँ पे बता दिया है, और कंडीशन बता दी कि ब्रांच क्या होनी चाहिए, उसकी CSE होनी चाहिए। ठीक है। सो TRC एंड DRC बोथ आर दी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, whereas अलजेब्रा इज एन प्रोसीजरल लैंग्वेज। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमने देखा था कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ब्रांचेस इन विच प्रोजेक्ट 121 और 122 और बोथ आर रनिंग। मतलब या तो 121 होना चाहिए या तो 122 होना चाहिए, या तो उस ब्रांचेस में 121 122 दोनों होना चाहिए।
तो मुझे जो प्रोजेक्ट करना है वो प्रोजेक्ट करना है ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पे अलजेब्रा में लिखा था ब्रांच पी नंबर इक्वल्स टू 121 फ्रॉम स्टूडेंट। तो 121 की पहले तो मैंने रो निकाली, उसके बाद उसका ब्रांच प्रोजेक्ट किया। यहाँ से मैंने 122 की रो निकाली थी और उसका ब्रांच प्रोजेक्ट किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुझे चाहिए ब्रांच, तो मैंने यहाँ पे लिखा बी, ठीक है। सच दैट देयर एग्जिस्ट रोल नंबर SN एस मार्क्स एंड P, और उसके बाद दिया कि दोस्त रोल नंबर स्टूडेंट नेम सैम ब्रांच मार्क्स P नंबर्स बिलोंग्स फ्रॉम स्टूडेंट एंड P इज इक्वल टू 121। तो P इज इक्वल टू 121 में मुझे ये पर्टिकुलर सेट मिल जाएगा। फिर मैं कर रहा हूँ और करके मैं लिख रहा हूँ देयर एग्जिस्ट रोल नंबर एस नेम सैम मार्क्स ब्रांच such that those roll number SN as branch marks and P belongs from student and project P is equals to 122। तो ये आएगा 122, ठीक है। तो 121 का ब्रांच निकाल लिया, 122 की ब्रांच निकाल लिया, दोनों के बीच हमने लगा दिया है और कंडीशन। तो और कंडीशन में CSE कॉमन है तो वो एक ही बार आएगा क्योंकि ये सेट थ्योरी है। तो CSE में CSE आया, उसके बाद IT एंड मैक, तो ये IT एंड मैक, तो टोटल जो आएंगी वो 3 रोज आएंगी आपकी। क्लियर है। और अगर मैं इंटरसेक्शन यूज करूं, इंटरसेक्शन में क्या हो रहा था कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ब्रांचेस इन विच प्रोजेक्ट 121 एंड 122, मतलब दोनों ब्रांचेस होनी चाहिए, सॉरी दोनों प्रोजेक्ट नंबर होने चाहिए उस ब्रांच में। तो मुझे चाहिए ब्रांच जिसमें 121 एंड 122 दोनों के दोनों मेरे क्या होने चाहिए, प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। तो स्टूडेंट में से मैंने 121 के प्रोजेक्ट निकाले और फिर मैंने उसकी ब्रांच निकाली थी। यहाँ मैंने 122 का रोज निकाली, उसमें से ब्रांच प्रोजेक्ट किया, उसके बीच हमने लगाया था इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यू मिल रही थी, ये हमारा था रिलेशन अलजेब्रा में। DRC में हम क्या करेंगे, हम फिर से हमें चाहिए ब्रांच, तो हमने लिखा बी सच दैट देयर एग्जिस्ट रोल नंबर एस नेम सैम ब्रांच एंड P नंबर, और फिर हमने लिखा कि दोस्त रोल नंबर SN सैम ब्रांच मार्क्स एंड P नंबर बिलोंग्स फ्रॉम स्टूडेंट एंड प्रोजेक्ट नंबर इज इक्वल टू 121, और फिर हमने निकाला प्रोजेक्ट नंबर इक्वल टू 122। तो ये 121 निकला, ये 122 निकला। इन दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, एंड कंडीशन लगा दिया। तो एंड कंडीशन लगा दिया तो इस प्रेडिकेट में 121 और 122 दोनों में जो वैल्यू कॉमन होगी वही वैल्यू निकालेगा। तो ये वैल्यू निकाल रही है अपनी CSE। क्लियर है। उसके बाद है माइनस ऑपरेटर। माइनस ऑपरेटर मतलब हम क्या कर रहे हैं, 121 की ब्रांच निकाल रहे हैं और जिसमें 122 जो प्रोजेक्ट है वो नहीं होना चाहिए, मतलब 121 प्रोजेक्ट होना चाहिए लेकिन 122 प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी मुझे क्या चाहिए, ब्रांचेस चाहिए। तो यहाँ पे हम लगा रहे थे माइनस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे एंड और फिर उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, ठीक है। तो ये मुझे मिला 121, ये मिला मुझे 122, इन दोनों के बीच में मैंने लगाया, अच्छा 122 मिला। और 122 को मैं क्या कर रहा हूँ, नॉट ऑफ 122 निकालता हूँ, ठीक है। तो नॉट ऑफ 122 में क्या मिलेगा मुझे, CSE और मैक को छोड़ के बाकी सारी ब्रांचेस मिलेंगी। तो ये मिलेगा IT और उसके बाद मिलेगा मैक छोड़ के आपको मिलेगा ETC। क्लियर। तो ये नॉट कर दिया। अब इसमें मैं लगा रहा हूँ एंड, और एंड में ये जो 121 की वैल्यूज मिली थी उसको लिख देते हैं। तो CSE एंड IT, ठीक है। तो CSE IT और IT ETC इन दोनों में जो एंड कंडीशन लगा रहा हूँ तो कॉमन वैल्यू मिल रही है मुझे IT, यही मुझे IT यहाँ पे क्या मिल रहा है, आउटपुट में मिल रहा है। क्लियर है। फिर देखते हैं ज्वाइंस। अब ज्वाइंस में हमने क्या किया कि मुझे चाहिए स्टूडेंट नेम एंड प्रोजेक्ट नेम, जो मतलब स्टूडेंट नेम अलॉन्ग विद देयर प्रोजेक्ट नेम, मतलब स्टूडेंट नेम चाहिए और उनके प्रोजेक्ट नेम चाहिए, मतलब जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट का P नंबर और प्रोजेक्ट का P नंबर हमने इक्वेट किया था, ठीक है। दिस इज एन इक्वी ज्वाइन, ये हमारा अलजेब्रा की क्वेरी है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं DRC में। तो DRC मुझे चाहिए स्टूडेंट नेम एंड प्रोजेक्ट नेम, तो हमने लिखा SN एंड PN, क्योंकि मुझे स्टूडेंट नेम चाहिए और मुझे प्रोजेक्ट नेम चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट नेम मुझे मिलेगा स्टूडेंट से, P नेम मुझे मिलेगा प्रोजेक्ट से। तो मैंने यहाँ लगाया SN PN सच दैट, और SN को छोड़कर बाकी वैल्यूज हम यहाँ लिखेंगे। तो रोल नंबर सैम ब्रांच मार्क्स प्रोजेक्ट नंबर, और उसके बाद प्रेडिकेट हमने लगाया कि
रोल नंबर, SN, सैम, ब्रांच, मार्क्स, P नंबर, मतलब सारी वैल्यूज कहाँ से आ रही है, स्टूडेंट से आ रही है। और उसके बाद हम लगा रहे हैं एंड कंडीशन, ठीक है। एंड कंडीशन हमने क्या लगाई कि देयर एग्जिस्ट P2 एंड D, मतलब मुझे जो चाहिए था P नेम चाहिए था, तो P नेम को हमने यहाँ लिख लिया है। P नेम को छोड़कर बाकी वैल्यूज हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, देयर एग्जिस्ट P नंबर एंड ड्यूरेशन, तो P2 एंड D। और उसके बाद हमने प्रेडिकेट लगाया है कि P2, PN एंड D, मतलब प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नेम, D कहाँ से आ रहे हैं, प्रोजेक्ट से। एंड कंडीशन लगाई और एंड कंडीशन लगा रहे हैं P1 इज इक्वल टू P2। अब P1 क्या है, स्टूडेंट के प्रोजेक्ट नंबर्स, और P2 क्या है, प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट नंबर्स, ठीक है। यहाँ से आ रहा है आपका P2। तो ये P1 और ये P2 जो मेरे यहाँ पे क्या होंगे, मैच करेंगे, उनको मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैच करूंगा। और मैच करने के बाद मैं क्या करूंगा, वहां से मैं निकालूंगा SN और PN। तो ये SN और PN मेरे क्या हो जा रहे हैं, प्रोजेक्ट हो जा रहे हैं। क्लियर है? सो दिस इज द क्वेरी फॉर ज्वाइन। दोबारा बता दीजिए, इस क्वेरी के बाद फिर से बताना है। एंड जो है स्टूडेंट के बाद, उसके बाद एक मिनट, एंड स्टूडेंट के बाद देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है कि मुझे चाहिए स्टूडेंट नेम एंड प्रोजेक्ट नंबर, ठीक है। सॉरी, स्टूडेंट नेम एंड प्रोजेक्ट नेम चाहिए, तो मैंने लगाया यहाँ पर। देखिए, स्टूडेंट नेम मेरा आएगा कहाँ से, स्टूडेंट से, और प्रोजेक्ट नेम मेरा आएगा प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो SN एंड PN लिखा है, ठीक है। तो SN कहाँ से आ रहा है, स्टूडेंट से आ रहा है। PN कहाँ से आ रहा है, प्रोजेक्ट से आ रहा है, ठीक है। तो इसमें SN को हमें प्रोजेक्ट करना है, तो SN छोड़कर बाकी वैल्यूज को मैंने यहाँ पे देयर एग्जिस्ट में लगाया। मतलब SN छोड़ दिया तो बच्चा क्या, रोल नंबर, सैम, ब्रांच, मार्क्स एंड प्रोजेक्ट नंबर। तो रोल नंबर, सैम, ब्रांच, मार्क्स एंड प्रोजेक्ट नंबर। यहाँ से मुझे PN प्रोजेक्ट करना है, तो PN को मैंने यहाँ लगाया, तो बाकी को मैं देयर एग्जिस्ट में लगाऊंगा। तो P2 और D को मैं देयर एग्जिस्ट में लगाया, ठीक है। और फिर मैंने कंडीशन जो लगाई, एंड करके लगाई कि P1 और P2 मेरा सेम होना चाहिए। मतलब P1 जो आ रहा है वो स्टूडेंट से आ रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा P1, और P2 जो आ रहा है वो प्रोजेक्ट से आ रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा P2। तो P1 P2 कौन कौन सा सेम है, तो ये 3 है, उसके बाद ये है और ये है। तो टोटल 6 वैल्यूज आएंगी। तो ये 6 वैल्यूज जो आ रही हैं, उनमें नेम प्रोजेक्ट करना है और P नेम प्रोजेक्ट करना है। तो राम P1, श्याम P2, मोहन P3, और फिर गोपाल P1, रिंकी P2 एंड पिंकी P3 आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है आपको एंड करके वो प्रेडिकेट आपको देना है कि वो क्या कंडीशन है मेरी, दोनों की वैल्यू सेम कब आ रही है। तो P1 P2 मुझे अब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं P = P नहीं लिख सकता, क्योंकि P मेरा स्टूडेंट में भी है, P मेरा प्रोजेक्ट में भी है। तो मैं उन डोमेन वेरिएबल्स को क्या करूंगा, मैं अब चेंज करूंगा। मैं उनको लूंगा P1 और लूंगा P2। P1 मेरा स्टूडेंट से आ रहा है, तो P2 मेरा प्रोजेक्ट से आ रहा है। मैं चाहूँ तो P2 को स्टूडेंट कर सकता हूँ और P1 को मैं प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। दीज आर जस्ट डोमेन वेरिएबल नेम्स, ठीक है। मैं चाहूँ तो एक को P और एक को Q भी कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डोमेन वेरिएबल्स नेम यूज कर रहे हैं। क्लियर है? अब लास्ट क्वेरी देखते हैं डिवीजन ऑपरेशन की। डिवीजन ऑपरेशन हमने देखा था कि डिस्प्ले दी ब्रांचेस इन विच ऑल द प्रोजेक्ट्स आर रनिंग। तो मुझे चाहिए ब्रांच जिसमें सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैंने यहाँ लिखा ब्रांच और P नंबर डिवाइड बाई P नंबर को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मुझे मिलेगा ये पर्टिकुलर CSC। अब यहाँ पे उसको कैसे करेंगे, हमें चाहिए ब्रांच, तो हमने यहाँ पे लिखा B, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्रांच चाहिए। तो हमने लिखा B सच दैट, अब ये B कहाँ से आ रहा है, देयर एग्जिस्ट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सैम, ब्रांच और P नंबर्स, ठीक है। और उसके बाद प्रेडिकेट लगाया है कि दिस वैल्यूज, मतलब दिस रोल नंबर्स, स्टूडेंट नेम, सैम, ब्रांच और P नंबर्स बिलोंग्स फ्रॉम स्टूडेंट एंड करके हम लिख रहे हैं फॉर ऑल P2, मतलब फॉर ऑल दिस P2। यहां से हमने P1 निकाला और यहाँ पे हमने निकाला P2। फॉर ऑल P2 मतलब फॉर ऑल प्रोजेक्ट नंबर्स फ्रॉम प्रोजेक्ट। उसके बाद हमने कंडीशन लगाया कि दोस प्रोजेक्ट नंबर्स, प्रोजेक्ट नेम एंड ड्यूरेशन बिलोंग्स फ्रॉम प्रोजेक्ट इम्प्लाइज P1 = P2। मतलब इनकी सारी वैल्यूज जो हैं वो इनके सारे के सारी वैल्यूज से मैच होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इन पर्टिकुलर ब्रांच में जो P नंबर्स हैं, मतलब ये जो 3 वैल्यूज हैं, ये 3 वैल्यूज इन 3 वैल्यू से मैच करनी चाहिए, तब इसका वैल्यू मेरा आएगा। अब IT में सिर्फ एक वैल्यू मैच हो रही है, मैकेनिकल में सिर्फ एक मैच हो रही है, ETC में सिर्फ एक मैच हो रही है। एक ही वैल्यू, एक ही ब्रांच ऐसी है जिनकी 3 वैल्यूज इनकी सारी की सारी वैल्यूज के साथ मैच कर रही है।
ठीक है। तो सारी की सारी वैल्यूज मैच करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, फॉर ऑल लगाया है। ठीक है, अगर एक भी मैच करना होता तो हम क्या लगाते, देयर एग्जिस्ट लगाते। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा डिवीजन एग्जांपल। अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन टुपल रिलेशन कैलकुलस एंड डोमेन रिलेशन कैलकुलस। एनी डाउट? कोई सर डाउट नहीं है? एग्जांपल 12 नहीं समझ में आया सर। कौन सा एग्जांपल 12? हाँ सर यही वाला। हाँ, एग्जांपल 12 को फिर से देखते हैं। देखो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए स्टूडेंट नेम एंड पी नेम। ठीक है, तो स्टूडेंट नेम और पी नेम चाहिए, तो आपने यहाँ पे लिखा SN और PN। SN मेरा कहाँ से आएगा, स्टूडेंट से। तो यहाँ पे आपने उनके क्या किए हैं, डोमेन वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। फिर रोल नंबर, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने कर दिया R, इसको कर दिया हमने SN, इसको कर दिया हमने S, इसको कर दिया हमने B। ठीक है, इसके लिए हमने क्रिएट किया है M और इसके लिए हमने क्रिएट किया है P1। P1 मैंने इसलिए किया क्योंकि दोनों में P एट्रीब्यूट जो है, P नंबर एट्रीब्यूट जो है कॉमन है। अगर मैं दोनों को P करूंगा तो यहाँ पे मैं इक्वेट नहीं कर पाऊंगा। अब यहाँ पे इसके लिए मैंने क्रिएट किया है P2, इसके लिए मैंने क्रिएट किया है PN और इसके लिए क्रिएट किया है हमने D ड्यूरेशन। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रोल स्टूडेंट नेम अलॉन्ग विद देयर प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है SN एंड PN। ठीक है, उसके बाद हमने जो वैल्यू नहीं चाहिए, तो हमें क्या नहीं चाहिए, हमें रोल नंबर नहीं चाहिए, सैम नहीं चाहिए, ब्रांच नहीं चाहिए, मार्क्स नहीं चाहिए, पी नंबर नहीं चाहिए, तो उसको हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है देयर एग्जिस्ट। ठीक है, देयर एग्जिस्ट रोल नंबर, सैम, ब्रांच, मार्क्स एंड पी नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हमने पूरी वैल्यू ली, उसको देयर एग्जिस्ट लगाया, जो नहीं चाहिए, जो चाहिए हमने को यहाँ पे लिखा हमने। ठीक है, फिर सेम हमने यहाँ पे किया कि हमें यहाँ पे चाहिए PN, तो हमने PN को यहाँ पे लिखा। ठीक है, पहले तो हमने दिया कि पूरी वैल्यूज कहाँ से आ रही है, पूरी वैल्यूज प्रोजेक्ट से आ रही हैं। अब उसमें हमें जो चाहिए PN और PN को हमने ले गए यहाँ पर, और जो नहीं चाहिए उसको हमने क्या लिया, उसको हमने लगाया यहाँ पर देयर एग्जिस्ट। ठीक है, देयर एग्जिस्ट दोस P2 एंड ड्यूरेशन सच दैट, मतलब एक और कंडीशन हमें क्या देनी है कि सच दैट P1 इज इक्वल टू P2, मतलब इन पर्टिकुलर जो वैल्यूज प्रोजेक्ट कर रहा हूं उनमें जो P1 और P2 है, वैल्यूज मेरी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो P1 मेरा आ रहा है स्टूडेंट से, P2 आ रहा है मेरा प्रोजेक्ट से, तो P1 P2 जो मैच करेगा उसका मुझे SN और PN, मतलब स्टूडेंट नेम और प्रोजेक्ट नेम मुझे क्या करना है, प्रोजेक्ट कर देना है। क्लियर? तो ये हो गया मेरा ज्वाइन। और किसी को डाउट है? एनी मोर डाउट्स? नो सर। चलिए अब देखते हैं, जैसे TRC में हमने देखा था कि एक अनसेफ क्वेरी हम लिख सकते हैं, सिमिलरली DRC में भी एक अनसेफ क्वेरी हम लिख सकते हैं। तो अनसेफ क्वेरी का सिंटेक्स क्या है कि रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सैम, ब्रांच, मार्क्स एंड पी नंबर सच दैट नॉट ऑफ दोस रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सैम, ब्रांच, मार्क्स, पी नंबर बिलोंग्स फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे P नहीं आएगा। ये कॉपी पेस्ट से करते हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये क्या हो रहा है, आपका जो वैल्यूज मुझे चाहिए सच दैट नॉट ऑफ दीज वैल्यूज फ्रॉम स्टूडेंट। तो नॉट ऑफ दीज वैल्यूज मतलब इन वैल्यूज को छोड़कर वर्ल्ड में जितनी स्टूडेंट वैल्यूज हैं वो सब मेरी क्या यहाँ पे जनरेट कर दो। तो दिस इज ऑल्सो एन अनसेफ क्वेरी बिकॉज इट विल जनरेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर स्टूडेंट रिलेशन। क्लियर है? सो दिस इज ऑल्सो एन अनसेफ क्वेरी। क्लियर है? अब आ जाते हैं एक्सप्रेसिव पावर ऑफ लैंग्वेजेस। अब एक्सप्रेसिव पावर ऑफ लैंग्वेजेस क्या बोल रहा है कि हम दो टाइप की लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं। एक पढ़ रहे हैं हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा व्हिच इज प्रोसीजरल, और एक हम पढ़ रहे हैं रिलेशनल कैलकुलस व्हिच इज नॉन प्रोसीजरल। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो मैं अलजेब्रा में क्वेरी लिख सकता हूँ उसकी मैं इक्विवेलेंट क्वेरी में रिलेशनल कैलकुलस में लिख सकता हूँ। क्लियर है? बट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली सेफ क्वेरीज, क्योंकि रिलेशनल कैलकुलस जो है इसमें मैं चाहूं तो सेफ क्वेरी भी लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो अनसेफ क्वेरी भी लिख सकता हूं। लेकिन अलजेब्रा में जो भी हम क्वेरी लिखते हैं सारी की सारी क्वेरीज क्या रहती है, सेफ रहती है, बिकॉज इट विल जनरेट अ फाइनाइट नंबर ऑफ टुपल्स। लेकिन कैलकुलस में जो है हमारी सेफ क्वेरी भी होती है, अनसेफ क्वेरी भी होती है। मतलब सेफ क्वेरी मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टुपल्स आएंगी और अनसेफ क्वेरी मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टुपल्स आएंगी। ठीक है, तो
ये तीनों का जो पावर है वो क्या है, सेम है। मतलब अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा, टुपल रिलेशनल कैलकुलस रिस्ट्रिक्टेड टू सेफ एक्सप्रेशंस, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस रिस्ट्रिक्टेड टू सेफ एक्सप्रेशंस। मतलब ये अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस के जितने भी सेफ एक्सप्रेशंस हैं, दीज पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट। मतलब दोनों का एक्सप्रेसिव पावर है। मतलब जो क्वेरी मैं अलजेब्रा में लिख सकता हूँ वो क्वेरी में कैलकुलस में भी लिख सकता हूँ, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड टू सेफ एक्सप्रेशंस। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेसिव पावर ऑफ लैंग्वेजेस। अब आ जाते हैं गेट क्वेश्चंस। अभी गेट क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन तो समझ में आ ही रहा होगा। क्वेश्चन है विच रिगार्ड टू एक्सप्रेसिव पावर ऑफ फॉर्मल रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेजेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। पहला बोलता है रिलेशनल अलजेब्रा इज मोर पावरफुल देन रिलेशनल कैलकुलस। तो मोर पावरफुल तो नहीं है। रिलेशनल अलजेब्रा है सेम पावर एज रिलेशनल कैलकुलस, लेकिन सेम पावर भी नहीं है, क्योंकि रिलेशनल कैलकुलस में हम अनसेफ क्वेरी भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि रिलेशनल अलजेब्रा हैज द सेम पावर एज सेफ रिलेशनल कैलकुलस। तो ऑप्शन जो आएगा वो क्या आएगा, मेरा थर्ड आएगा, क्योंकि अलजेब्रा में हम सेफ क्वेरी ही लिखते हैं, रिलेशनल कैलकुलस में हम चाहें तो सेफ अनसेफ दोनों क्वेरी लिख सकते हैं। तो जो सेफ क्वेरी होगी उसका एक्सप्रेसिव पावर रिलेशनल अलजेब्रा के इक्विवेलेंट होगा। ये अभी हमने डिस्कस किया। क्लियर है? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनल कैलकुलस एक्सप्रेशन इज नॉट सेफ। ठीक है, नॉट सेफ बोल रहा है ना। तो नॉट सेफ में देखिए पहला जो है t such that there exists u belongs from r1, फिर हमने दिया t of a u of a and not of there exists s belong from r2 t of a is equals to s of a। ये हो गया मेरा माइनस वाली क्वेरी। माइनस वाली क्वेरी मतलब जो हमने सेट डिफरेंस वाली क्वेरी देखी, मतलब इसमें हम क्या निकाल रहे हैं कि r1 माइनस r2 निकाल रहे हैं। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंस टू r1 माइनस r2। दूसरा देखते हैं कि t such that for all u belongs from r1 of u of a is equals to x implies there exists s belongs from r2 t of a is equals to s of a and s of a is equals to u of a। ठीक है, ये क्या हो गया आपका कि for all लगा रहे हैं आप u में और there exists लगा रहे हैं आप s में। मतलब ये क्या हो गया आपका, ये आपका डिवीजन ऑपरेशन की क्वेरी हो गई। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हैं कि for all u, मतलब u वाले में से आप क्या कर रहे हैं, u of a is equals to x, मतलब ऐसी रोज निकाल रहे हैं किसमें से आप रोज निकाल रहे हैं r2 में से। ठीक है, उन r2 में ऐसी रोज निकाल रहे हैं जो x वाले वैल्यू को रिफर कर रही है। ठीक है, तो x वाली वैल्यू को रिफर कर रही है, उन सारी वैल्यूज को आप क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो ये हो गया आपका डिवीजन ऑपरेशन की इक्विवेलेंट वाली क्वेरी। तीसरी क्वेरी जो है ये है आपकी अनसेफ क्वेरी, क्योंकि हमने देखा था t such that not of t belongs from r1। तो ये हो गई मेरी, जो राइट आंसर आएगा मेरा आएगा सी। ठीक है, और जो आखिरी है, आखिरी में हमने निकाला t such that u there exists u belong from r1 t1 of a u of a and there exists s belong from r2 t of a equals to u of a। और बीच में लगा है एंड मतलब ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन वाली क्वेरी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन वाली क्वेरी भी मेरी जो होती है वो सेफ होती है। तो जो ओनली अनसेफ क्वेरी इज सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं which of the following tuple relation calculus expressions is or equivalent to for all t belongs from r pt। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है for all t। ठीक है, तो ये for all t belongs from r such that pt predicate pt। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, डी मॉर्गन लगाएंगे। अगर हम डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे तो ये for all क्या हो जाता है, नॉट ऑफ देयर एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये बिलोंग्स फ्रॉम आर एज इट इज रहेगा, और इसमें भी क्या हो जाएगा, नॉट ऑफ प्रेडिकेट पीटी हो जाएगा। तो ये दोनों मेरे इक्वेशन जो जाएंगे क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। अगर मैं डिमॉर्गन लगा रहा हूं तो फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट में आ जाएगा और नॉट लग जाएगा, और ये प्रेडिकेट पीटी भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसमें नॉट लग जाएगा। तो ये देखिए आप ऑप्शन जो है सी मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो नॉट ऑफ देयर एग्जिस्ट बिलोंग्स फ्रॉम आर है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि देयर एग्जिस्ट टी which is not belongs from R, और फिर मैं लगा रहा हूं नॉट ऑफ PT। ठीक है, ये दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो मेरा ये जो है फोर्थ भी मेरा जो है वो क्या है, इसके इक्विवेलेंट है। तो ऑप्शन जो आएगा वो क्या आएगा, 3 और 4। क्लियर है? इसको आपको डिमॉर्गन लॉ लगा के देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर से सेफ क्वेरी वाला क्वेश्चन आ गया है।
कि कंसीडर अ डेटाबेस दैट हैज द रिलेशन स्कीमा EMP with EMP ID, EMP name, department ID, and DPT with DPT name or department ID. Note that department ID can be permitted to be have null values in the relation EMP. मतलब इसमें null values रख सकता हूँ, मतलब ये मेरी क्या हो गई है, child की हो गई है और ये मेरी parent की हो गई है, क्योंकि null value मैं इसमें store कर सकता हूँ. ठीक है. So consider the following queries on the database expressed in tuple relation calculus. और फिर क्वेरीज दिया है 1 2 3 विच ऑफ द अबव एक्सप्रेशंस आर सेफ. तो इसमें कौन कौन सी सेफ है? देखिए, कहीं पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूल्स जनरेट हो रही हैं क्या? न तो इसमें जनरेट हो रही है, न तो इसमें जनरेट हो रही है, न तो इसमें जनरेट हो रही है. इसी में भी देखिए नॉट वाला कहीं लिखा ही नहीं है. क्लियर है? तो तीनों की तीनों क्वेरी जो है मेरी वो सेफ क्वेरी है. तो ऑप्शन जो आएगा वो आएगा डी, क्योंकि कहीं पे भी नॉट ऑफ यू बिलोंग्स फ्रॉम EMP नहीं लिखा है. सर, हम अनसेफ होने के लिए नॉट कंपलसरी है क्या? मतलब अनसेफ होने के लिए आपको क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टुपल्स होने चाहिए. और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टुपल्स के लिए यही आपका जो है वो दिखाया था. एक तो ये था क्वेरी, और यही एक क्वेरी है, और एक डोमेन रिलेशन कैलकुलस की जो क्वेरी दिखी थी हमने वो ये थी. ये दोनों में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टुपल्स जनरेट हो रहे हैं. अगर मैं इसकी बात करूं तो इनमें तो फाइनाइट नंबर ऑफ टुपल्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो यू वाली जो रिलेशन, यू वाली जो टुपल्स आ रही हैं वो MP से आ रही हैं, और फॉर ऑल वी वाली जो आ रही है वो DPT से आ रही है. ठीक है. और फॉर ऑल वी बिलोंग्स फ्रॉम DPT करके भी हमने यहाँ पे क्या किया, नॉट इक्वल टू लगाया. नॉट इक्वल टू लगाया मतलब ये क्या कर रहा है कि जो वैल्यूज मैच नहीं कर रही है उनको डिस्प्ले कर रहा है. क्लियर है? अगर मैं इसको अगर चेंज कर दूं, ये वाले एक्सप्रेशन को अगर मैं डी मॉर्गन लगाऊं, तो इसमें मैं क्या करूंगा, नॉट लगा दूंगा, देयर एग्जिस्ट लगा दूंगा, देयर एग्जिस्ट वी बिलोंग्स फ्रॉम DPT, और फिर अंदर भी क्या हो जाएगा, T ऑफ DPT नंबर इक्वल टू हो जाएगा V ऑफ DPT नंबर. ठीक है. मतलब ये क्या हो जाएगा, मैं आपका, ये मेरी माइनस वाली क्वेरी हो गई. ठीक है. दूसरी वाली जो है वो इंटरसेक्शन वाली क्वेरी है, और तीसरी वाली जो है वो भी मेरी इंटरसेक्शन वाली क्वेरी है. डिफरेंस बस ये है कि इसमें मेरा नॉट है और इसमें मेरा नॉट नहीं है. मतलब नॉट इक्वल टू वाला कंडीशन यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन नहीं ले रहे हैं. तो ये दोनों मेरी इंटरसेक्शन वाली क्वेरी है, ये मेरी माइनस वाली क्वेरी है. तो इंटरसेक्शन और माइनस ये दोनों क्या करते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ रूल्स जनरेट करते हैं. इनफाइनाइट वो जनरेट करेगा जिसमें नॉट लगा हो, और नॉट लगाने के बाद वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टुपल्स निकाल रहा हो. ठीक है. ये दोनों में फाइनाइट नंबर ऑफ टुपल्स मेरी जनरेट हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब इसमें आपको जो है थोड़ा सा डी मॉर्गन लॉ पढ़ना ही पड़ेगा आपको ना. क्वेश्चन जो है वो क्या दिया है, देखिए, कंसीडर द रिलेशन एम्प्लॉय विथ नेम, सेक्स एंड सुपरवाइजर नेम विथ नेम एज द की. मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा की हो गया. अब बोल रहा है कि सुपरवाइजर नेम गिव्स द नेम ऑफ द सुपरवाइजर ऑफ द एम्प्लॉय अंडर कंसीडरेशन. ठीक है. मतलब ये जो है मेरा क्या है, सुपरवाइजर है, और ये मेरे नॉर्मल एम्प्लॉय नेम्स हैं. व्हाट डज द फॉलोइंग टुपल रिलेशन कैलकुलस क्वेरी इंट्रोड्यूस. ठीक है. अब इसमें जो सिंटेक्स यूज किया है, ये जो सिंटेक्स है ये आपका नवाते की बुक का है. ये सिंटेक्स में कल आप लोगों को पढ़ाने वाला था, लेकिन आप लोगों ने कहा कि बहुत ज्यादा हो गई क्लास, छोड़ दीजिए. नवाते की बुक में क्या बोलता है कि आपको टुपल रिलेशन कैलकुलस में जो एट्रीब्यूट प्रोजेक्ट करना है उसको आप टुपल में ही क्या करें, डॉट करके उस प्रोजेक्ट को आप उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को क्या कर दिए, लिख दीजिए. मतलब इस एम्प्लॉय में से, मतलब इस एम्प्लॉय के मैंने एक टुपल वेरिएबल क्रिएट किया है E, तो E डॉट नेम कर दिया, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए. और ये जो हमने लिखा है एम्प्लॉय E, इट इज सेम एज देयर एग्जिस्ट, सॉरी, दिस इज सेम एज E बिलोंग्स फ्रॉम एम्प्लॉय. ठीक है. तो E बिलोंग्स फ्रॉम एम्प्लॉय को एम्प्लॉय इन ब्रैकेट E भी लिख सकते हैं. ठीक है. बाकी जो है, बाकी पूरा टुपल रिलेशन कैलकुलस में जो भी रूल हमने पढ़े हैं वो सारे रूल सेम है. बस ये है, मतलब दूसरे सिंटेक्स, मतलब ये नवाते के सिंटेक्स हम अगर हम देखें तो जो भी प्रोजेक्शन करना है उस प्रोजेक्शन को हम डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पर. क्लियर है. और E बिलोंग्स फ्रॉम एम्प्लॉय को एम्प्लॉय ऑफ E लिख देते हैं. मतलब ये E जो है मेरा क्या, टुपल वेरिएबल है, और एम्प्लॉय जो है वो क्या है, रिलेशन है. बाकी सारे रूल सेम है. ठीक है. अब ये क्वेरी को हम क्या बोल रहा है कि E डॉट नेम, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए. नेम कहाँ से आएंगे, मेरे एम्प्लॉय में से आएंगे. और एंड कंडीशन करके लिखा है, एंड फॉर ऑल X सच दैट नॉट ऑफ एम्प्लॉय X और X डॉट सुपरवाइजर नेम इक्वल्स टू, सॉरी, नॉट इक्वल्स टू E1, सॉरी, E डॉट नेम और X डॉट सेक्स इज इक्वल्स टू मेल.
ठीक है। तो अब ये जो क्वेरी हो गई, ये जो प्रेडिकेट हो गया है, ये प्रेडिकेट थोड़ा हमारा क्या हो गया, टफ हो गया है। अब इस सेम प्रेडिकेट को अगर मैं डी मॉर्गन्स लॉ लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा कि ये मेरा जो फॉर ऑल है ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑफ हो जाएगा। नॉट ऑफ करके मैं क्या करूंगा, देयर एग्जिस्ट एक्स कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं इसमें डी मॉर्गन लगा रहा हूं तो फॉर ऑल नॉट ऑफ देयर एग्जिस्ट एक्स हो गया। और ये जो नॉट है ये मेरा डायरेक्टली हो जाएगा, अब ये मेरा हो जाएगा ईएमपी ऑफ एक्स। ठीक है, और ये जो एंड है ये क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, सॉरी और जो है वो एंड हो जाएगा। और उसके बाद मैं लिख रहा हूं एक्स डॉट सुपरवाइजर नेम, जो नॉट इक्वल टू है इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू होने के बाद हो जाएगा ई डॉट नेम। ठीक है, और ये जो और कंडीशन है ये मेरा एंड हो जाएगा, एंड में हो जाएगा एक्स डॉट सेक्स, और ये जो इक्वल टू ये मेरा नॉट इक्वल टू हो जाएगा, तो नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेल। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मुझे ऐसे नेम्स चाहिए जो जिसमें मेरा ये नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय में से आने चाहिए, और x डॉट सेक्स इज टू सॉरी x डॉट सुपरवाइजर नेम इज टू ई डॉट नेम होना चाहिए, एंड x डॉट जो सेक्स होना चाहिए वो मेल नहीं होना चाहिए। तो ये जो क्वेरी जो मैंने लिखी अभी ये इक्विवेलेंट टू दिस क्वेरी है। ठीक है, ये अभी जो हमने लिखी दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस क्वेरी। अच्छा, इसमें एक चीज बस मिसिंग है, वो है नॉट। ठीक है, यहाँ पे मैंने नॉट नहीं लगाया था तो यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे। क्लियर है, तो ये नॉट आपका यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा लगेगा। अब यहाँ पे इसको अब रीड करते हैं, तो ये क्या बोल रहा है आपको, नेम ऑफ द एम्प्लॉय विद मेल सुपरवाइजर, तो मेल सुपरवाइजर तो यहाँ नॉट लग गया है। नेम ऑफ द एम्प्लॉयज विद नो इमीडिएट मेल सुपरवाइजर, तो यहाँ देखिए नॉट लिखा है, तो ये हमारा ऑप्शन जो आएगा वो आएगा सी, सॉरी बी। ठीक है, नीचे देखते हैं नेम ऑफ द एम्प्लॉयज विद नो इमीडिएट फीमेल सुपरवाइजर, तो यहाँ पे तो एक्स डॉट से नॉट इक्वल्स टू मेल लिखा है, नॉट इक्वल्स टू मेल वाला क्या करना है, नहीं लेना है। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा फीमेल सुपरवाइजर। क्लियर है, तो ये आपका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका बी। क्लियर है, हाँ, अब आ जाते हैं द रिलेशन अलजेब्रा एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट टू फॉलोइंग टुपल रिलेशन कैलकुलस। अब ये टुपल रिलेशन कैलकुलस की क्वेरी लिखा है, टी सच दैट दोस टुपल टी बिलोंग फ्रॉम आर एंड टी ऑफ ए इज इक्वल टू 10 एंड टी ऑफ बी इज इक्वल टू 10। मतलब ए की वैल्यू 10 होनी चाहिए, बी की वैल्यू 20 होनी चाहिए। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको और लिख सकता हूं कि टी सच दैट टी बिलोंग्स फ्रॉम आर सच दैट टी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 10, और उसके बाद मैं लगा सकता हूं एंड करके लग रहा हूं टी बिलोंग्स फ्रॉम आर सच दैट टी ऑफ बी इज इक्वल टू 20। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया, ये एंड हम लगा रहे थे, इसमें से पहला सेट मिला और एंड करके हमने सेकंड सेट निकाला। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर एंड लगा रहे हैं, तो एंड हम लगाते थे टुपल रिलेशन कैलकुलस में हम इंटरसेक्शन वाली क्वेरी में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं टी बिलोंग्स फ्रॉम और टी ऑफ ए इज इक्वल टू 10, ये मुझे पहली कंडीशन मिल रही है। ठीक है, उसके बाद टी बिलोंग्स फ्रॉम आर टी ऑफ बी इज इक्वल टू 20, ये मुझे सेकंड कंडीशन मिल रही है, और बीच में मैं एंड लगाया, मतलब ये मेरा इंटरसेक्शन वाली क्वेरी, मतलब आंसर जो आएगा वो आएगा सी। क्लियर है, तो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, अगर इसमें किसी में डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट, एनी डाउट? सर वो सुपरवाइजर वाला एक बार और बता दीजिए। कौन सा सुपरवाइजर वाला क्वेश्चन?